बच्चों आज का जो डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल और इक्वेटोरियल लाइन। ये डेरिवेशन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। आपने कई बार ये सैंपल पेपर में डेरिवेशन देखा भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा डेरिवेशन है अपना और आपको इसमें फील आ जाएगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो चार्ज अज्यूम करेंगे। एक माइनस क्यू लिया, एक प्लस क्यू लिया। जो माइनस क्यू चार्ज लिया बच्चों ये हमने लिया ए पॉइंट पे। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लिया ये लिया बी वाले पॉइंट पे। अब जैसी बात है, आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। जो की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, 2l होती है। कितनी होती है, 2l। 2l इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक, बीच में एक हम सेंटर पॉइंट मानते हैं जिसको हमने बोल दिया O। अब जाहिर सी बात है, ए से लेके ओ के बीच की दूरी कितनी होगी, एल, और ओ से लेके बी की भी दूरी कितनी होगी, एल। यहां तक बात समझ में आई। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछता है कि सर इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, पहले ये तो बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन पे। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब सिंपल सा है, जो ये सेंटर वाला पॉइंट है इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन तुम ड्रॉ कर दो। ठीक है, जो ये लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की कहां, सेंटर ऑफ द डाइपोल पे, उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और यहां पर हमने कोई पॉइंट मान लिया P, और इस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम किया Q0, टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। जाहिर सी बात है, ये Q0 इस माइनस Q पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। लगाएगा या नहीं लगाएगा, ठीक, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। माइनस Q क्या करेगा, इस प्लस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये मान लो मैंने बोल दिया E1। ठीक है, ठीक, एरो बनाना चाहो बना दो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। सेम चीज प्लस क्यू की वजह से ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर जाता हुआ होगा, ये होगा E2। बात समझ में आई, डायग्राम समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों एक और चीज, O से लेके P के बीच की दूरी को हमने बोल दिया है R। क्या बोला है, R। ठीक है, सिंपल सा लिख लो, OP क्या है हमारा, R है। ठीक है, और जो AB है अपने पास वो बच्चों कितना है, 2l। ठीक है, ए से लेके O और O से लेके B वो कितना है हमारे पास, L। ये तो कुछ गिवन कंडीशंस है, अभी आगे भी बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। अब कुछ और चीज समझ लो। अगर मैं पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ऐड कब होता है या सब्ट्रैक्ट कब होता है, तो जाहिर सी बात है, मान लो E1 जो है वो इस साइड जा रहा है और E2 है वो इस साइड लग रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उससे जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ज है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सपोज करो मैं E2 को ज्यादा मान रहा हूं, तो E2 माइनस का हो जाएगा E1। ठीक, ये कब होंगे, जब दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया। अब मैं तुमसे पूछूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कब होगा, E1 प्लस E2 कब होगा, E1 प्लस E2 कब होगा बच्चों, E1 प्लस E2 तब होगा, मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही लाइन पे, जैसे मान लो E1 भी इधर ही लग रहा है और E2 भी इधर ही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा है, आपको इतना ही समझना है। ठीक है, आपको बस डेरिवेशन अच्छे से लिखना है। अभी आप बस अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपने बहुत लापरवाही की, आपको बस इतना समझना है। अभी आपको ये बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाएगा और आपको ऐसे ही लिखना है, वहां पर आपको बताना नहीं है मेरी तरह। बस आपको अच्छे से इंडिकेशन के साथ प्रॉपर लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़े। ये चीज तो आपको पता है, पता चल गई। ठीक है, अब कुछ हम और चीजें भी जान लेते हैं यहाँ पर। कैसे, जैसे बेटा ये वाली डिस्टेंस हमारे पास L है, ये वाली डिस्टेंस R है, तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि AP के बीच की दूरी कितनी है। अब हमको उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो E2 है ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। भाई जब E1 E2 के बराबर होगा तब तो हम कुछ कर पाएंगे। अभी मैंने बताया E1 माइनस E2, E1 प्लस E2 कब करेंगे, पहले पता तो कि बराबर है या नहीं है। तो सिंपल सा चीज है, क्या करेंगे, इनकी बीच की पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर बराबर है, मतलब AP डिस्टेंस अगर BP डिस्टेंस के बराबर आ जाती है, ठीक है, ये दोनों कैसे आ जाएगी, इक्वल आ जाए, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में बराबर होगा। जब दोनों
चार्जेस के बीच की दूरी बराबर, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर हम ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, AOP, समझ में आ रहा है, इन ट्रायंगल AOP, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, AP का स्क्वायर हाइपोटेनियस वही वाला लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला क्या है, बेस है, क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस का ये वाला कौन सा है, OP स्क्वायर, है ना। तो AP स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, AO कितना है बोलो, L का स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर। तो मैं AP निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो AP के बीच की हमको दूरी पता चल गई, कितनी आ गई, कितनी आ गई, ये वाली जो दूरी आ गई बच्चों, ये आ गई अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज यहां पर होगी बेटा, ये R है ये L है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। बात भेजे में खुशी, ठीक है। मतलब हमको एक चीज पता चल गई, जो AP है वो किसके बराबर है, BP के बराबर है, जो कि कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ये चीज आप फाइनल कर लो, आधा तो डेरिवेशन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बात समझ में आई? रब कर दें? नहीं अभी नहीं, थोड़ा और फील लो। अब यहां पर हमको ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर है। यहाँ पर देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये इधर होगा, ये होगा E नेट, ठीक है, या E बोल दो। अब आपको पता है कि ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। अब जो E1 है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे और जो E2 है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। इसका जरा मैं डायग्राम आपको सही से बना लूं बच्चों। यहां पर मैंने क्या बताया था, ये थीटा है अपना, ठीक है, सेम चीज कर रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला हमने क्या लिया है, थीटा लिया है, ठीक, ये जो थीटा है, तो जाहिर सी बात है थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होगा, E1 cos थीटा, और इसके लिए जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा E1 sin थीटा। बात समझ में आई? ठीक है, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कंपोनेंट क्या लेते हैं, cos, और ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, sin थीटा, E1 sin थीटा। सेम E2 के लिए देखो, E2 के लिए कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों, ये वाला है, ठीक। अब ये वाला जो एंगल अगर हमने थीटा लिया, देखो ये थीटा है, ठीक, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इन दोनों का नेट कहां से जाएगा, नेट जाएगा ये वाला, और जो ये कंपोनेंट है ये वाला हो जाएगा E2 cos थीटा, और जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर वाला ये वाला जो कंपोनेंट है, ध्यान से दिख रहा है, ये वाला, ये तो हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक, और ये वाला मैंने कंपोनेंट कौन सा लिया था, ये लिया था E1 cos थीटा, और इसी तरफ क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। बात समझ में आई? E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों कैसे, सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट देखो, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, E2 sin थीटा कहां लग रहा है, ऊपर, और E1 sin थीटा कहां लग रहा है, नीचे, तो ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में, ये दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज जो आपको यहां पर समझानी थी वो ये बतानी थी कि जो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है, जो नेट कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस का E2, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, ये वाला कौन सा है, E1 cos थीटा, और ये वाला कौन सा है, E2 cos थीटा, और जाहिर सी बात है ये दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, आपस में बराबर है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2, ठीक है। तो नेट E कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2E1 cos थीटा, ठीक है। आपको पता चल गया 2E1 cos थीटा कैसे आया, ठीक। हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, हम कौन से दो कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे, कौन से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा E1 cos थीटा, एक होगा E2 cos थीटा। ये जाहिर सी बात है ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, और ये वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसा है, बराबर है, तो इनके कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक। और E2 sin थीटा और E1 sin थीटा कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो E कितना आ गया, 2E1 cos थीटा। अगर E1 निकालना है बच्चों, तो E1 के लिए क्या करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर अंडर रूट में, और वो भी ऊपर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा होगा, अलोंग होगा, अलोंग होगा PA, अलोंग PA, ठीक। ऐसे ही अगर हम E2 कैलकुलेट करेंगे तो E2 के लिए भी सेम होगा, Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अंडर रूट होल और इसके ऊपर होल स्क्वायर। ये जो E2 है वो किधर है अलोंग बीपी, अलोंग बीपी, ठीक है, किसके अलोंग है अलोंग बीपी। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको कुछ नहीं करना है, जो E1 की ये वैल्यू है बच्चों यहां पर उठा के रख देना है। कहां पर यहां पर E1 की जगह तो 2 E1 cos थीटा दे रखा है, तो E1 की जगह हमको कौन सी वैल्यू रखनी है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको रब करने वाला हूं, बिल्कुल इजी है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, थोड़ी देर और आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने जो ये E2 लिया है, ठीक है, सॉरी E1 की वैल्यू कहां रखनी है, यहां रखो। E1 की जगह हमको क्या करना है, E बराबर हो जाएगा 2 इंटू E1 की जगह रखो वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर किसमें अंडर रूट में और होल का होल स्क्वायर ऊपर आएगा cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा की भी हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, cos थीटा कितना होगा। जाहिर सी बात है cos थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है l, तो cos थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा l और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और अगर मैं अंडर रूट हटा दूं तो पावर 1/2 आएगी, बिल्कुल सही। अंडर रूट हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी 1/2 आएगी, हाँ सर। अब एक चीज और समझ में आ गई, जो ये cos थीटा की वैल्यू आई है इसको अगेन हम कहां पुट कर देंगे, इस cos थीटा की जगह। जो नेट E निकाला था, E बराबर 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 और cos थीटा की जगह हमको ये वैल्यू रख देनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इजी है। जो cos थीटा की वैल्यू हमको यहां उठा के रख देनी है, तो E बराबर, ठीक है, कितना आएगा 2 इंटू क्यू अपॉन कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं इस रूट से इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो हट जाएगा, जाहिर सी बात है। देखो ये कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा की जगह हमको कितना रखना है, एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहां पर थोड़ी मैथ्स लगेगी। देखो बच्चों, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड होगी। इसकी पावर कितनी है 1, ये कितनी है 1/2, जैसे a इंटू ए, ठीक है, ये 1 और ये 1/2, तो कितना आ जाएगा, होल a कॉमन आएगा 1 प्लस 1/2, पावर आपस में ऐड होगी, तो ये पावर कितनी निकल के आएगी, a की पावर 3/2। सेम चीज यहां पर अप्लाई करनी है, e एज इट इज 2q। अब जो 2ql, p बराबर क्या होता है 2q इंटू एल, होता है नहीं होता है, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट p। ऊपर आप एरो जरूर बनाए क्योंकि डायरेक्शन है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना, सही जा रहे हैं, होल पावर 3/2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दिक्कत तो ठीक है। ये तो निकल के आ गया हमारा E। ठीक, अब हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही वहां पर हमने क्या किया था, एल को नेग्लेक्ट कर लिया था शॉर्ट डाइपोल के लिए। फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करेंगे हम, एल को नेग्लेक्ट कर लेंगे, एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक, तो एल बराबर क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो बच्चों E बराबर कितना आ जाएगा, P अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये आएगा आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक, अब थोड़ा यहां पर मैथ्स फिर लगानी है हमको, वो भी देख लेते हैं। यहां पे क्या करेंगे, E बराबर P अपॉन, बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको R ऐसे ही रहने दो, ये आ जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 गया, तो E बराबर निकल के आया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब कुछ यहां पर फील्ड लाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं बच्चों। ये जो वैल्यू है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन निकाली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे लिख दूं, EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन कितना था बच्चों, आपको अगर याद हो वैल्यू तो वो था E1 बराबर जो हमने निकाला था नॉर्मली, वो निकाला 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यही तो निकाला था,
याद आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब बच्चों ये वाला कौन सा है, इक्वेटोरियल लाइन। जो ये वैल्यू है बच्चों वो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, कौन सा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब की जगह, ठीक। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये आपको पता है E1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू इक्वेटोरियल की क्या हो जाएगा 2E, समझ में आ गया। ये था इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए मतलब E एक्सियल जो है वो ट्वाइस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों ये डेरिवेशन हो गया है कंप्लीट, और एग्जाम में इतना ही डेरिवेशन पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है।